अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इम्पल्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। यानी ये फोर्स वेरी लार्ज फोर्स होगी और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करेगी। अब ये कैसे लीनियर मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, इसके लिए हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू एम ए के होता है और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां चेंज इन वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर ये VI से VF तक बढ़ी है और टाइम है T इस दौरान, तो हम VF में से VI को माइनस करेंगे और T के साथ इसको डिवाइड करेंगे। यहां एक ही जगह हम इसको पुट कर रहे हैं VF माइनस VI ओवर T, और अगर T को हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये F इंटू टी बन जाएगा, जबकि इधर हमारे पास MVF माइनस MVI बन जाएगा। अब ये F इंटू टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स I के इक्वल है, जबकि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फॉर फाइनल पोजीशन ये है मोमेंटम ऑफ फाइनल स्टेट, जबकि ये है मोमेंटम ऑफ इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट का और इनिशियल स्टेट का मोमेंटम जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। यानी इंपल्स और लीनियर मोमेंटम इस तरह से रिलेटेड हैं कि इंपल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड एक्सप्लेन अंडर what circumstances the law is useful even though the system is not completely isolated। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टेटमेंट ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम remains constant of an isolated system remains constant। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एक्सप्लेन करनी है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है इन विच particles exert force on one another but no external force is acting, no agency is applying external force, then the system is called isolated system। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपने एक्सप्लेन करनी है कि जब सिस्टम आइसोलेटेड ना भी हो तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि हमारे पास लार्ज मैसिव बॉडीज होती हैं और हालांकि उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो चूंकि इतनी मैसिव होती हैं कि उनकी मैस के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स निग्लिजिबल होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सिस्टम हालांकि कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इतनी स्मॉल है उनकी मैस के मुकाबले में कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम उस एक्सटर्नल फोर्स को निग्लेक्ट कर देंगे तो वो सिस्टम आइसोलेटेड बन जाएगा। इसलिए वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम स्टडी कर पाएंगे।
यानी फॉर लार्ज मैसिव बॉडीज external force is very small as compared to the mass of the body. So the system is said to be isolated, and law of conservation of momentum is applicable. क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें हम सबसे पहले इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम P is conserved। और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, although momentum is conserved in this case। उसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। यानी एक बॉल जब आप नीचे ड्रॉप करते हैं तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगी, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगी। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें जो कि आइडियल केसेस हैं, तो अगर हमने इस बॉल को ड्रॉप किया है और इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी उतनी ही है जितनी के ड्रॉप करने से पहले थी, तो ये जब बाउंस करके वापस आएगा, जमीन से टकराने के बाद ऊपर की तरफ उछलेगा, तो ये सेम हाइट को कवर करेगा और ये इस हाइट को मेंटेन रखेगा। यानी बार बार नीचे जाएगा, फिर वापस उसी हाइट पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस उसी हाइट पे आएगा। ये है बाउंसिंग बॉल इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन के केस में होगा तो जैसे कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम एक बॉल को ड्रॉप करें तो उसकी कुछ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन वेस्ट हो जाती है। इसका मतलब है अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है और जो बाकी बच जाने वाली काइनेटिक एनर्जी है वो उसके साथ ये ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन अब ये पहले जितनी हाइट पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद अगले ट्रिप में ये दोबारा नीचे जाएगा, दोबारा से कुछ एनर्जी को वेस्ट करेगा और अब ये उससे भी कम हाइट पर आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये हर ट्रिप के अंदर अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा और आखिरकार ये ग्राउंड पर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में आपसे ये पूछा गया है, गिव प्लॉसिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। तो क्या रीजंस हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है? उसमें सबसे पहली रीजन है फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर, यानी जिस फर्श के साथ ये टकरा रहा है उसकी अपनी फ्रिक्शन मौजूद है। उसके बाद सेकंड जो है, क्योंकि ये बॉल हवा में से होती हुई ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है यहां पर एयर फ्रिक्शन भी मौजूद होगी। उसके बाद तीसरी रीजन ये है कि ड्यूरिंग कोलिजन कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है और इसी तरह से ड्यूरिंग कोलिजन हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में, तो बाकी बच जाने वाली एनर्जी अब कंजर्व नहीं रही। ये तीन मेन रीजंस हैं काइनेटिक एनर्जी के लॉस होने की। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इसमें डिफाइन करेंगे कि इट इज टू डायमेंशनल मोशन under constant acceleration due to gravity।
ये है इसकी डेफिनेशन। और प्रोजेक्टाइल जो है ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में मूव करती है अंडर सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, और अपनी मोशन को ये जारी रखती है ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर जिस पाथ को ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी उसको हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री। ये डेफिनेशंस आपको प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक के शुरू में मिल जाएंगी। इसकी आम एग्जांपल्स हम लेते हैं फुटबॉल, जिसको हम किक करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। फुटबॉल को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे और फुटबॉल की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, जबकि फुटबॉल जिस पाथ को फॉलो करेगा उस कर्व्ड पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। इसी तरह से मिसाइल की एग्जांपल है, मिसाइल को जब फायर किया जाता है तो वो भी इसी पाथ को फॉलो करता है, यानी मिसाइल भी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा और मिसाइल को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर्स में अक्सर आ जाता है। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो यहां ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें इनिशियल स्पीड आपने vi दी है, जिसको हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है vix एंड viy। और जब हम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं तो उस वक्त सिर्फ vix एग्जिस्ट करता है, जबकि y कंपोनेंट इस टाइम पर नहीं होगा। उसके बाद जब ये डाउनवर्ड मोशन शुरू करता है तो vix अभी भी इधर को है, जबकि viy यहां होगा। अब वो पॉइंट जो कि मिनिमम हाइट के हैं, यानी जमीन से जमीन तक, चूंकि दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है एट मिनिमम हाइट स्पीड इज मैक्सिमम। और ये पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने इसको फायर किया है, और दूसरा पॉइंट है, यानी आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लॉन्च और पॉइंट ऑफ लैंड, इन दोनों पॉइंट्स पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और जहां पे हाइट मैक्सिमम होगी वहां स्पीड मिनिमम होगी। यानी इस पॉइंट पे चूंकि एक कंपोनेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पर स्पीड जो होगी वो मिनिमम होगी।